चलो पढ़ना स्टार्ट करें। आंग्ल मैसूर युद्ध कल कंप्लीट हो गया था। अच्छा, आज की हेडिंग क्या थी? आंग्ल मराठा, यही टॉपिक था ना आज का? ठीक है, अब थोड़ी देर पहले सुन लो, फिर ये आसान दिखेगा। जैसे मैसूर आसान लगा, ऐसे ये भी आसान दिखेगा। मराठों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। मराठों के सबसे पहले ताकतवर राजा छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी का ताकतवर लड़का संभाजी महाराज। लेकिन संभाजी को 1789 में और ये 1780 में ये एक्सपायर हुए। 89 में औरंगजेब ने पकड़ लिया और मैंने बताया था कैसे इनकी जिंदा आदमी की खाल निकाली, हाथ पैर काटे। इसके बाद इनका छोटा बेटा, इनका बेटा शाहू तो बहुत पहले, जब ये पकड़े ना तभी शाहू को पकड़ लिया। यानी शिवाजी का बेटा और उसका पोता औरंगजेब की कैद में है। इसका छोटा भाई जिसका नाम था राजा राम 1789 से 1800 तक लगभग राज करेगा। और इसके बाद फिर इसकी पत्नी जो कि है, क्या नाम था उसका? ताराबाई ये काम करेगी। लेकिन उसी दौर में ताराबाई जब 1700, ये मैंने 1600 लिखने थे, ये मुझे 1600 लिखने थे, मैंने 1700, क्योंकि 1707 में तो औरंगजेब मरेगा ना। ये 1680 में मरे, ये 89, ये 16, ये नहीं 1700 आ गया। और ये 1700 से लेके और ऊपर 1707 में औरंगजेब मर गया। फिर वहां से उसके लड़के ने इसको भेज दिया और ये लड़े थे खेड़ का युद्ध या खेड़ा का युद्ध, जिसमें पेशवाओं की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली गई। और फिर इनका चैप्टर क्लोज हुआ और वंशज फिर किसके दिखे थे हमें? क्या नाम था उस आदमी का? विश्वनाथ मोहन भट्ट। फिर धीरे धीरे हमने देखा पेशवा भी कमजोर पड़े और इनकी जो टेरिटरी थी, ये वाला हिस्सा, ये 5 अलग अलग एरियाज में बट गया। इसमें भोसले थे, गायकवाड़ थे, पढ़े थे ना, सिंधिया, होलकर और पेशवा, इस तरह से डिवाइड हो गया। और जब ये डिवाइड हो गया तो इनकी कमजोरी का फायदा अंग्रेजों को मिला, क्योंकि जब तक ये ताकत थी तब तक तो अंग्रेज कुछ करेंगे नहीं। और इसीलिए अंग्रेजों ने समय देख के और धीरे धीरे इनको अपने कब्जे में लेने के लिए कौन से अटैक स्टार्ट कर दिए? आंग्ल मराठा। अब आप ये भी जानते हैं कि अंग्रेजों की हमारे देश में पैठ बनी थी 1765 की। कौन सी संधि थी वो? इलाहाबाद। तो इतना मान के चलो, इसके बाद इनके पास पैसे की खान खुद गई। फिर तो लगातार पैसा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कल पड़ रहे थे, सूबेदारी दीवानी, सब पैसा खाने लग गए। और इसीलिए इनकी हिम्मत बढ़ते बढ़ते, एग्जाम्पल तुम्हारे सामने था, मैसूर पे अटैक हुआ था 67, 69, 1780, 84, 1790, 92 और 17, ये सबको याद है। इसी के पैरेलल यहाँ आ जाओ, जब ये सब था तभी मराठे भी इनकी चपेट में आएंगे और 1775 से लेके 82 तक पहला, फिर रुक जाएंगे थोड़े से, क्योंकि उसके बाद ये इनको खत्म करेंगे। निजाम और मराठों को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। फिर 1803 जब ये मर जाएगा ना, अब इनको लगेगा निजाम और मराठे बस ये दो शक्तियां, निजाम तो हमारे चमचे थे, मराठे दुखी कर सकते थे, तो ये 3 से 5 तक चला। और इसके बाद तीसरा 1817 से 1819 तक चला। इस दौर के बाद आप सब जानते हैं पूरा भारत लगभग याद करो, रणजीत सिंह बच गए थे बस पंजाब के, और वो 1809 में एक संधि की थी उन्होंने, अमृतसर की संधि, जिसके तहत पंजाब के इधर का हिस्सा अंग्रेजों का और ऊपर का हिस्सा रणजीत सिंह का। इस टाइम तक आते आते पूरा भारत किसके कंट्रोल में था? अंग्रेजों। उधर रणजीत सिंह जी एक्सपायर होंगे 1839 में और 1849 में संपूर्ण सिंध, पंजाब और पूरा भारत किसके कब्जे में? डीएलसी। तो ये देखो पैरेलल में चल रही हैं सारी चीजें एक साथ। तो ये पहला युद्ध देख रहे हो 1775 से 82, इसका क्या कारण था? क्यों अंग्रेज इनसे लड़े? इसका कारण एक तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि ये धीरे धीरे कमजोर करने, इस टाइम देखो यहाँ भी अटैक बीच में है। ये 75 से 82 का मतलब ये वाला अटैक भी साथ स्टार्ट हो गया। आंग्ल मैसूर और आंग्ल मराठा, पहले मराठों की, क्योंकि मैसूर तो हमें आ गया, मराठों को देख ले। 75 में स्टार्ट किया और कब तक चला ये? 82। इस दौर में अंग्रेजों को परेशानी बहुत हुई। पहली परेशानी जो हमें याद रखनी है, 1776 में अंग्रेजों को अमेरिका से अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ा। तुम्हें याद है 1773 में बोस्टन टी पार्टी, फिर अंग्रेजों की आजादी 74, फिर 83 तक वो लड़ते रहे। तो अमेरिका से जब इनको पीट पीट के भगाने की कंडीशन पर थे वो, तो इनको टेंशन थी। यानी एक तरफ ये अमेरिका में दुखी थे, इसी दौर में इनके आसपास के एरियाज में इनका एक दुश्मन और भी तो था, फ्रांस भी एक्टिव हो रहा था। और हम सब जानते हैं 1789 में क्रांति होगी, लुइस, तो ये उससे पहले का ही तो टाइम चल रहा है। यानी फ्रांस इनका जो इनका दुश्मन है, ये धीरे धीरे करके इनके एरियाज पे हड़पने की कोशिश, और दूसरी तरफ अमेरिका से इनका बोरिया बिस्तर बंध गया। यहाँ ये दुखी हैं। उसी टाइम इंडिया में भी जो ये टूट फूट हो रखी थी ना मराठों में, इन्होंने प्लान किया कि क्यों ना इनको दुखी करें, और उसी दौर में इन्होंने आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत कर दी। और इस आंग्ल मराठा युद्ध के चलते 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 बीच में आंग्ल मैसूर युद्ध भी आ गया, क्योंकि 80 में स्टार्ट हो गया वो। फाइनली जाके ये खत्म हुआ सालबाई की संधि से। कौन सी संधि थी? सालबाई की संधि। ये 1775 से 82 के चले, यानी 5 साल वो और 2 साल, 7 साल के युद्ध के बाद इस संधि में फाइनली कहते हैं कि निर्णय नहीं रहा, लेकिन हम सब जानते हैं कि मराठों का स्थान ऊंचा था थोड़ा सा, बजाय BEIC के। वैसे लिखा जाता है कि निर्णायक कुछ नहीं हुआ था और संधि में दोनों ने एक दूसरे के एरिया को वापस कर दिया था। लेकिन इसमें थोड़ी सी पोजीशन किसकी स्ट्रॉन्ग फील की गई थी? हाँ, बहुत ज्यादा ना सही, ऐसी नहीं जैसे मद्रास की संधि में हैदर की थी, लेकिन ठीक है, ठीक ठाक सा निपट गया।
इसके बाद धीरे धीरे हैदर अली इसी दौर में मारा गया, क्योंकि ये देखो लेट तक चलेगा, बीच में मर गया। यानी साउथ में आ गया एक लड़का जो फ्रांस के साथ लगातार कांटेक्ट में है, और साउथ के लोग दुखी थे इस दौर में, जबकि घटना बता रही हूँ ना, ये 1775 से 82, इस पूरे दौर में साउथ इंडिया बीईआईसी से चिढ़ रहा था। क्यों? देखो इन्होंने जहां अटैक करके हिस्सा लिया वहां भयानक अकाल नहीं पड़ा था 5 साल पहले, सबको पता था जहां ये जाते हैं वो भिखारी बन जाते हैं। साउथ के लोग इनसे कटते थे, जलते थे, और इसीलिए इनका ये युद्ध लंबा चला। फाइनली जाके सालबाई की संधि से चीजें इधर उधर ठीक ठाक कर ली गई, फिर दोबारा ये लंबे टाइम तक महाराष्ट्र की तरफ नहीं आए। लेकिन जब आप देखते हैं कि मैसूर का इन्होंने मार दिया, वो आदमी कौन, तो मैसूर से ये फ्री हो गए। अब मैसूर से फ्री होने के साथ साथ ये फ्रांस से भी तो फ्री हो गए, क्योंकि मैसूर के यहीं तो एंट्री करता ना फ्रांस, दिमागी रूप से फ्री। इस टाइम तक ये किससे भी निकल चुके, अमेरिका। अब इनको अपना दुश्मन ये दिखेगा मराठा, और यहाँ कह के झूठ मूठ में कि हम इसलिए लड़ रहे हैं उसलिए फाइनली यहाँ भी लड़ना स्टार्ट करेंगे। और 1803 में इस लड़ाई के दौर में इनको मैसूर और इनकी टेंशन नहीं है, 2 साल में युद्ध खत्म हो जाएगा। कहीं लिखा है बेसिन की संधि, कहीं बसीन की संधि, ये गांव का नाम था बेसिन और बसीन, तो दूसरी संधि करेंगे। ये कौन सी संधि करेंगे, बसीन या बेसिन की संधि। पहली संधि कौन सी की थी इन्होंने, सालबाई की, वो लंबा युद्ध था, ये छोटा युद्ध है, ये जल्दी खत्म हो गया। और इस दौर के बाद फिर तीसरा युद्ध ये लड़ेंगे 1817 से 19, जब ये पूरे भारत को अपने कब्जे में ले रहे होंगे ना, तो वहां ये देखेंगे महाराष्ट्र को क्यों छोड़ना। और ये एक लास्ट बड़ी लड़ाई है, इस बार पूरा भारत इनका, ये तीसरी लड़ाई होगी। और ये इनकी राजधानी, क्या राजधानी थी, पुणे थी ना इनकी, पुराने टाइम से गढ़ था। पुणे में बैठ के इनके घर में घुस के संधि करेंगे और कहेंगे अब के बाद आपका जो ये है ना पेशवा, जो बचा खुचा टाइप का था, ये बिठूर में कानपुर में भेज रहे हैं, वहां पेंशन पे ये जीवन काटेगा, और अब के बाद आपका कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा राजनीति में। इस तरह इन्होंने मराठों को पूरी तरह से खत्म कर दिया इस पुणे की संधि के बाद। दिखावटी एक किया था सतारा में कि शिवाजी का कोई बचा खुचा वंशज जिसका नाम भी नहीं है उसको बैठा दिया, लेकिन कह दिया पूर्ण रूप से किसकी अधीनता माननी पड़ेगी, बीआईसी। और उस दिन के बाद से पेशवा दोबारा नहीं उभर पाए। तो इस तरह इन्होंने मराठों को भी जड़ से खत्म कर दिया। कौन, कितने युद्धों में, 3। पहला युद्ध कब से कब हुआ, 1775 से 82, दूसरा 1803 से 1805, और तीसरा 1817 से 1819। इसमें इनके घर में घुस के कौन सी संधि याद है, मैसूर की भी तीसरी में घर में घुसे थे, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ऐसे ही यहाँ पुणे, और इसको क्या कहा, यहाँ से निकल, और क्या बैठूर या बिठूर नाम की जगह पड़ती है, कहाँ है ये, कानपुर। और कह दिया वहां बैठ के चुपचाप खाना है तो खाइए, पेंशन मिलेगी, नहीं तो मार भी सकते हैं। इनके पास तो एग्जांपल है ना, 1799 किसको पेंशन दी, क्या इन्होंने मैसूर वालों को एक भी चवन्नी दी है, सारा पैसा खा गए उनका, तो ये चुपचाप बैठ गए। इसमें क्या की थी इन्होंने, हाँ बेसिन, बेसिन भी लिख देते हैं, बसीन भी लिख देते हैं, बासीन भी लिख देते हैं, इसकी संधि। और ये कैसे ठीक की थी, सालबाई। सालबाई में उतनी हार नहीं दिखाई दी, लेकिन यहाँ तो पूर्ण रूप से बुरी तरह से हार गए थे। कौन लोग, मराठे। इंडिया में बीआईसी 20-25 सालों में हैवी हो गया था सब लोगों के ऊपर, और इसका सबसे बड़ा कारण मानते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स को, और कौन था, वारकरन, कार्नवालिस, बताए तो थे ये, और वेलेजली। इन तीनों ने मिलके पूरे भारत के सारे हिस्से, 3 तरीके थे इनके हड़पने के, या तो प्यार से किसी से अपना पूरा हिस्सा हड़प लेते, या उसके ऊपर हावी होकर कहते राज तेरा लेकिन काम हम करेंगे, और नहीं तो फिर खुली चुनौती थी ही। ये 3 आदमी हैं जिन लोगों ने लगातार काम किया, और स्टार्टिंग इन लोगों ने बंगाल से की, उसके बाद इन्होंने बंबई और मद्रास, और फिर देखते देखते पूरा भारत, और 1849 जाके तो फिर इन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक अपने झंडे गाड़ दिए। और फिर बीआईसी राज करेगी कुछ साल, क्योंकि आप इतने दुखी हो गए इनसे कि 1857 में आपने क्या की थी, फिर क्रांति। तो देखें तो ये बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए। हाँ, जितने साल टिके 100 साल, उन 100 सालों में जितना हो सका इन्होंने खूब मुनाफा कमाया। इसको किताब से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मराठों का संघर्ष, कल हमने पेज नंबर 38, लास्ट ये मैसूर संबंध के बाद हेस्टिंग्स और कार्नवालिस की बात की थी बस, है ना। ये आज डिटेल में आगे पढ़ेंगे। मराठों पे आ जाओ, पेज 38 पे मराठे। 1775 जब अंग्रेजों का मराठों से सामना हुआ, अंडरलाइन कर लो, 75 में अंग्रेजों का मराठों से सामना, तब मराठों में गद्दी के लिए कड़ा संघर्ष चल रहा था। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी, हम आपस में लड़ते थे। ये अब समझ नहीं आती ना, जब पढ़ते हैं तब पता चला, पहले पता ही नहीं था। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत थी, हमारी आपस में फूट थी। कहीं उठा के पढ़ लो, बंगाल इसका एग्जाम्पल है। एक मैसूर को छोड़ दो जहां फूट नहीं थी, बाकी सब में आपस में। ये मराठे इतने ताकतवर थे, पर इनकी गलती क्या, ये 5 हिस्सों में बट गए, और एक दूसरे की चुगली चपाटी करना, ईर्ष्या करना, नुकसान करना। इन्होंने कभी दुश्मन को देखा ही नहीं, दुश्मन असली कौन था, बीआईसी। लेकिन ये पांचों मानते थे कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, इसलिए लड़ते मरते खत्म हो गए। ये टिक करो, इसको अंडरलाइन कर लो। 1775 में जब अंग्रेजों का मराठों से सामना हुआ, तब मराठों में गद्दी के लिए कड़ा संघर्ष चल रहा था। आगे पढ़ लो। एक बच्चा था पेशवा माधवराव द्वितीय, इसके समर्थक थे नाना फडणवीस, और दूसरी ओर रघुनाथ राव। कितने चालाक हैं अंग्रेज, पता क्या करेंगे, कहेंगे बच्चा नहीं बनेगा, रघुनाथ राव बनेगा। जबकि सारे बड़े बड़े आदमी चाहते हैं कि बच्चा, क्योंकि उसके पिताजी लायक थे, वो बैठे गद्दी पे। इसी बात पे लड़वाएंगे ये। अगले पेज पे आओ। बंबई के ब्रिटिश अधिकारियों ने रघुनाथ राव का पक्ष लिया। भाई ये कौन है, बाहर के आदमी, और ये कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि ये बने। ये क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए था, तुम कौन हो चाहने वाले कि कौन हमारा राजा बनेगा। हम घर में लड़े मरे, तुम बाहर वाले हो। जैसे हमने इनकी सुनी ना, ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। नेक्स्ट चेक करना। इस कारण वे मराठों के साथ एक लंबी लड़ाई, अंडरलाइन कर लो, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में उलझ गए। और इसी दौर में इनको विदेशों में कहां दिक्कत आई, अमेरिका में और फ्रांस में। और इसी दौर में फिर ये 1790 में बीच, ये 80 वाला बीच में कौन, मैसूर। अगला पॉइंट पढ़ लो। सभी मराठा सरदार पेशवा और उसके प्रधानमंत्री नाना फडणवीस की ओर से एक हो गए। यानी रघुनाथ राव एक तरफ अंग्रेजों का सही था, और एक तरफ फडणवीस और मराठे, तो लड़ेंगे आपस में। नेक्स्ट अंडरलाइन करना। दक्षिण भारत के शासक अपने बीच अंग्रेजों की उपस्थिति से बहुत दिनों से चिड़े हुए थे, और इस घड़ी का फायदा उठाकर हैदर अली और निजाम ने कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया।
नेक्स्ट पढ़ना, इस तरह अब अंग्रेजों को, अंडरलाइन कर लो, मराठों से लड़ना पड़ा, मैसूर से लड़ना पड़ा और हैदराबाद के शक्तिशाली गठजोड़ का। ये हैदराबाद बहुत बहुत अजीब है, थाली का व्यंजन है ये एक लड़ाई में अंग्रेजों की तरफ और दूसरी में हमारी तरफ, फिर तीसरी में अंग्रेजों की तरफ, फिर हमारी तरफ। अब क्या लिख रहे हैं, गठजोड़ किसके साथ आ गया? अब ये हैदराबाद, ये इसके मराठे और इनके साथ, ये टिक कर लो, गठजोड़। 1776 इंपॉर्टेंट, अमेरिका की जनता ने विद्रोह कर दिया और इस लड़ाई में अंग्रेजों की हार पर हार हो रही थी। तो एक तो देश में इनको पिटना पड़ रहा था, ऊपर से कहां, अमेरिका। अगला पॉइंट टिक करना, फ्रांसीसी अपने पुराने प्रतिद्वंदियों की इन कठिनाइयों का फायदा उठाना चाहते थे और उनका भी मुकाबला अंग्रेजों को करना पड़ रहा था। तो इंटरनेशनल फ्रंट पे भी लड़ना पड़ रहा था, अमेरिका दुखी कर रहा है, फ्रांस दुखी कर रहा है, यहां भी नीचे गठजोड़ बन गया, किस किसका, मराठों का, मैसूर का, निजाम का। लेकिन इनका चालाक जो था ना, ये कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स, ये सब कुछ ठीक कर देगा, सारी कमियों को दूर करेगा। नेक्स्ट टिक कर लो, भारत में इस समय अंग्रेजों का नेतृत्व जोशीला और अनुभवी गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स कर रहा था। हेस्टिंग्स बहुत लंबा भी तो जिया ना, 1732 में पैदा हुआ, 1818 में मरा, तब तक इंडिया में जब से आया था लगातार नुकसान करता गया। हेस्टिंग्स ने इंडिया को, जैसे उनके देश में पढ़ाते होंगे, हेस्टिंग्स बहुत बढ़िया आदमी, क्योंकि हेस्टिंग्स ने किसको कंट्रोल किया, इंडिया। हम ये मानते हैं हेस्टिंग्स ने हमारा देश का बड़ा भट्टा बैठाया, क्योंकि सब ताकतवर हो जाते अगर हेस्टिंग्स कमजोर होता। हेस्टिंग्स देख लो, अमेरिका में दुखी था लेकिन यहाँ नहीं असर आने दिया, फ्रांस से दबा नहीं, यहाँ आपके राजाओं के गठजोड़ को खत्म कर दिया अकेले एक आदमी ने। कौन था ये, वॉरेन। इसने सब कुछ खत्म किया, अपने देश में गड़बड़ी हमारे पार्ट से थी, ये ताकतवर था। ये टिक कर लो, वॉरेन हेस्टिंग्स, जिसने पूरे विश्वास और दृढ़ता के साथ अपने कदम उठाए। अंडरलाइन करना, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 की सालबाई के साथ अनिर्णायक रहा। तो ये हेस्टिंग्स है जिसने जड़ें जमा दी, वॉरेन हेस्टिंग्स, अंग्रेजों की हर जगह। इसके बाद अगला पॉइंट सिर्फ पढ़ लो, पहले आंग्ल मराठा युद्ध से अंग्रेज 20 सालों के लिए मराठों की ओर से निश्चित हो गए, जो अब तक भारत की सबसे बड़ी शक्ति थी। मराठे क्या बोले संधि में कि हम 20 साल तक आपके ऊपर हमारा कोई अटैक नहीं होगा। नेक्स्ट टिक करना, इस समय का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी स्थिति को मजबूत बनाया। अब मराठों ने क्या गारंटी दे दी कि हम 20 साल नहीं लड़ेंगे, और इस गारंटी से हम थे जबान के पक्के, हमारे इंडियंस थे ना, बोल के ना जबान क्या कहते हैं, जान जाए पर वचन न जाए, ये थोड़ा कहीं कहीं फ्लेक्सिबल होना चाहिए, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमने जो बात कह दी उस पर हम अड़े रहे, फिर चाहे हमारे देश का नुकसान हो, हमारा या धर्म का। अंग्रेज कितने बेशर्म थे, जब इनको मैसूर वालों ने भगाया था, कहां भागे थे ये, मद्रास। तो संधि की थी ना इन्होंने 1769 में, और उस संधि में क्या लिखा था कि आने वाले समय में अगर कोई मैसूर को दुखी करेगा तो हम मदद करेंगे। और ये कितने बेशर्म है, उसके तुरंत बाद मराठों ने हैदर अली के ऊपर आक्रमण किया और ये बोले कौन सी संधि कैसी संधि, ये अपनी जबान से अगले ही सेकंड पलट सकते थे। और इनको ये पता था इंडियंस में एक बहुत बड़ी कमजोरी है, ताकत कह लो कमजोरी, जो इन्होंने वचन दे दिया ना, अगर मराठों ने कह दिया हम नहीं लड़ेंगे तो मरते मर जाएंगे, पर बीआईसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और ये है बेशर्म, आज कुछ कह रहे हैं, कल जाके अपने एरिया में कहेंगे कब कहा था हमने, और फिर लड़ने आ जाएंगे। आ नहीं गए, लगातार 4 बार आए। अंडरलाइन कर लो, तो ये फ्री होगा, फ्री होने के कारण बंगाल को इन्होंने लूटना शुरू किया। ये टिक कर लो, तो 20 सालों के लिए मराठों की ओर से निश्चित। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, इस समय का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी स्थिति को मजबूत बनाया, जबकि मराठे आपसी झगड़ों में अपनी शक्ति बर्बाद करते रहे। तो देखा अपोजिट, ये होती है प्लानिंग। हमने क्या किया, साल बाई में बराबरी पे बात की, फिर हमने क्या कह दिया कितने साल हम तुम्हारे ऊपर, 20 साल। इन 20 सालों में ये कहां पैसा इकट्ठा करते रहे, बंगाल, सेना, हथियार। और उन 20 सालों में ये क्या करते रहे, मारकाट, आपस में लड़ रहे हैं, दूसरे के भाई बंधुओं को मार रहे हैं। नेक्स्ट टिक करना, सालबाई की संधि के कारण अंग्रेज मैसूर पर दबाव डालने में सफल रहे, क्योंकि मराठों ने उनसे वादा किया कि हैदर अली से अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने में वे अंग्रेजों की सहायता करेंगे। कितने चालाक है, मराठों का यूज कर रहे हैं, किसके खिलाफ, मैसूर। तो देखो मराठे आपस में लड़के कमजोर हो रहे हैं और फिर अपने इंडियन से लड़ रहे हैं, और ये तमाशा कौन देख रहा है, बीआईसी। नेक्स्ट टिक करना, 1780 में हैदर अली से युद्ध फिर आरंभ हुआ। जैसे अगर ये युद्ध एक बना देते, कौन कौन, हैदर अली और मराठे, तो क्या बीआईसी भाग ना जाती, लेकिन वो अलग लड़ रहे हैं, वो अलग लड़ रहे हैं, तो इसलिए दिक्कत हुई। ये टिक कर लो, 1780 में हैदर अली से युद्ध फिर आरंभ हो गया। हैदर अली ने कर्नाटक में अंग्रेज सेनाओं को बार बार हराया और आत्मसमर्पण करने पर बाध्य किया। ये कर्नाटक आज वाला नहीं है, ये पुराना कर्नाटक अंग्रेजों का दोस्त है ये उस टाइम पर। नेक्स्ट टिक करना, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, हेस्टिंग्स तो बड़ा चालाक आदमी है, हेस्टिंग्स ने निजाम को, अब निजाम क्या था पहले, सालबाई के संधि से पहले वो किसके साथ था, मराठों के। अब देखो ये कैसे बेवकूफ बना रहा है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने निजाम को गुंटूर का जिला देकर अपनी ओर मिला लिया और उसे ब्रिटिश विरोधी गठजोड़ से अलग कर दिया। कौन सा ब्रिटिश विरोधी गठजोड़ था, मराठे, मैसूर और निजाम। एक जिला लेके ये अलग हो गया, कौन, निजाम। कौन सा जिला पकड़ा, गुंटूर का जिला, और ये हट गया। नेक्स्ट करना, वर्ष 1781-82 में उसने मराठों से शांति समझौता कर, पहले तो इसने निजाम को बहकाया, अब ये किसको बहका रहा है, मराठों को। मराठों से शांति समझौता कर उसकी सेना का एक बड़ा भाग मैसूर के साथ युद्ध के लिए मुक्त करा लिया। तो मराठों की प्रॉपर्टी मुक्त करा ली, मैसूर वाले को टारगेट करके, 3 थे ना ये, मैसूर, मराठा, निजाम। निजाम को लालच दे दिया एक प्रॉपर्टी गुंटूर, मराठों को कहा तुम्हारी प्रॉपर्टी पे जो इन्होंने कब्जा, थोड़ा बहुत कब्जा हर कोई जमाता है, ये अलग करवा दूंगा। अकेले कौन पड़ेंगे, मैसूर, तभी तो मैसूर हारेगा। सेकंड में उसके पिताजी मरे, फिर इनको संधि करनी पड़ी ना। ये टिक कर लो। अगला पॉइंट पढ़ लो, जुलाई 1781 में आयरकूट से पढ़ लो कि कमान में ब्रिटिश सेना ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराकर मद्रास को बचा लिया। अंडरलाइन करना, दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद उसके बेटे टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा और मार्च 1784 में शांति संधि कर ली। अंडरलाइन कर लो, एक दूसरे को जीते हुए सारे इलाके लौटा दिए। अंग्रेजों की कमजोरी सिद्ध हो गई, अंग्रेज अपने आप को हीरो समझ रहे थे क्योंकि इन्होंने गठजोड़ में फूट डलवाई थी। किस किस का गठजोड़ था ये, यहां से मराठे थे,
यहाँ पर मैसूर था और यहाँ निजाम, तो इनका गठजोड़ था, ये एक साथ थे। और ये किसके खिलाफ किससे चिढ़ते थे? डीआईसी। डीआईसी ने बहुत चालाकी से जब इनके ऊपर अटैक किया था, कौन सा सन था? 75 से कब तक चला? 82। इस दौर में इनकी मदद ये कर रहे थे, तो इन सबको अलग अलग करने के लिए चालाकी से फिर इसी बीच में किससे युद्ध, किससे युद्ध कर दिया? मैसूर, क्योंकि वो 1780 में बीच में आ गया। तो उस दौर में बड़ी चालाकी से इनको लालच दिया, कौन सा जिला दे दिया? गुंटूर, अभी भी जिला है। और मराठों को क्या कहा? तुम्हारी जमीनें जो पहले कभी हड़पी होंगी इन्होंने, हम वापस दिला देंगे, तुम इनके ऊपर इनके एंटी हो जाओ, और जो ये गठजोड़ है ना इसको तोड़ दो। अब डीआईसी देखो कितनी चालाकी से इनको भी फंसा देगा और इनको भी फंसा देगा। दोनों जो ताकतवर थे दोनों को इसने अलग अलग तरीके से फंसा दिया, संधि कर करके। ये अंडरलाइन कर लो। जीते हुए इलाके लौटा दिया, अंग्रेजों की कमजोरी सिद्ध हुई। कहां पर? जब ये मैसूर से लड़ता था तो कमजोर था ये, लेकिन तीसरे में ताकतवर होगा। मैसूर के साथ अंग्रेजों का तीसरा युद्ध उनके लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ। कैसे लाभप्रद? कहां घुस गए थे ये? श्रीरंगपट्टनम, और उससे करोड़ों रुपए लिए थे उसके 2 बेटे। अब मैसूर के कदम डगमगा गए, वो कमजोर फील होगा, और मैसूर की कमजोरी से किसको लगेगा कि हम भी ज्यादा आगे ना बढ़े इनके एंटी होके, मराठे और निजाम तो खैर है ही चुगलखोर और इस तरह के। ये टिक कर लो। तो तीसरी का फायदा इनको मिला। नेक्स्ट टिक करना, इसमें मुक्त करा लिया। इसका सेकंड लास्ट पे आ गए ना। अंग्रेज उसे दक्षिण में अपना सबसे शक्तिशाली शत्रु समझते थे। किसको? टीपू सुल्तान, क्योंकि लगातार किसके कांटेक्ट में था? फ्रांस, और फ्रांसीसी कई बार हरा चुके थे ब्रिटिशर्स को, इसीलिए। ये टिक कर लो। दक्षिण में सबसे शक्तिशाली शत्रु लिख लो यहाँ, टीपू। ये टीपू से चिढ़ते बहुत थे, जो दक्षिण भारत की जीत में उनके लिए प्रमुख बाधक बना हुआ था। नेक्स्ट भी टिक करना। टीपू भी अंग्रेजों से सख्त नफरत करता था। मैंने तुम्हें बताया टीपू ने एक टॉय बनवा रखा था, बताया था, ये एनसीईआरटी में दिखा रखा है। एक शेर है और एक अंग्रेज सिपाही की गर्दन पे ऐसे वो खड़ा हुआ, उसकी गर्दन को दबा रहा है, और वो टीपू का शेर है। टीपू सुल्तान के झंडे में शेर होता था ना, इसका परिचय देता था शेर। और वो टॉय चलता था, उसमें कोई इस तरह का सिस्टम था, उसको जैसे बटन दबाते तो वो शेर दहाड़ता और उस अंग्रेज सिपाही का गला दबा देता, और वो सिपाही अंग्रेजी भाषा में चिल्लाता कि सेव मी करके। तो रोज उसको देख देख के हंसता था, खुश होता था, जनता को भी दिखाता था, तो चिढ़ते थे इससे अंग्रेज। नेक्स्ट पॉइंट देखो। अच्छा, अगला लास्ट हमने कर लिया, ये पढ़ लो। नफरत करता था, अपनी स्वाधीनता के लिए सबसे बड़ा खतरा समझकर भारत से बाहर खदेड़ने पर अड़ा हुआ था। किसकी मदद ले रहा था ये? फ्रांस की, जो किसका दुश्मन था? ब्रिटेन का, बीआईसी का। अगले पेज पे आ जाओ। दोनों पक्षों के बीच 1789 में फिर युद्ध भड़क उठा। 90 हो गया था वैसे, 90 कर लो। और अंततः 1792 में टीपू की हार हुई। ये तगड़ी हार थी, ये नुकसान था। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। टीपू ने अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उसके सहयोगियों को दे दिया, और 330 लाख, कितने करोड़ लिए थे? 3 करोड़ 30 लाख, इतने रुपए का हर्जाना भी दिया। ये नुकसान था, और इस नुकसान का नुकसान फिर मराठों को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही टीपू का मर्डर होगा 1799, देखो दूसरा युद्ध छिड़ेगा 1803 में, क्योंकि पता है कि मराठे अकेले पड़ गए, निजाम तो हमारे नौकर हैं ही, ये मैसूर वाला मर गया। अगला देखो, लॉर्ड वेलेस्ली के काल में अंग्रेजों का प्रसार। वार करन वे, 3 थे ना ये, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली। ये वेलेस्ली कौन सी संधि के लिए जाना चाहता है? हाँ, इसकी थी सबसे बड़ी सहायक संधि। सहायक संधि को बोलते हैं सब्सिडियरी अलायंस। सहायक संधि में आप सब जानते हैं क्या होता था? खर्चा सारा हमारा जो देसी राजा है ना, ये सारा खर्चा करेगा। किसके ऊपर? सेना। सेना बहुत पैसा खाती है। सेना के घोड़े, हाथी, इनके सैनिक हैं, उनको मेंटेन करना, खिलाना पिलाना, हथियार। सेना किसी भी राजा का सबसे बड़ा खर्चा होती है। आप ये देखो, रक्षा पे आज आप कितने % खर्च करते हो? उतना पढ़ाई पे नहीं करते, पता है ये बात? रक्षा पे आप 12%, 14% खर्च करते हो, 9 से 14 के बीच में, और पढ़ाई पे आप 4%। तो सोचो, आज सब पढ़े लिखे हो, आज सबको पता है कि लड़ने से नुकसान जीतने वाले का भी होता है। उस टाइम में तो लोगों को दिखता था बस लड़ना ही हमारा मेन काम है, राजा का मतलब ही लड़ाई था। तो ये सबसे बड़ा खर्चा किस पे करते थे? सेना। अंग्रेज कितने चालाक हैं, देसी राजाओं को कह दिया तुम अंग्रेज सेना पालो। सेना किसके नाम की है? डीआईसी। खर्चा सारा तुम करो। तो ये कह रहे हमें क्या मिलेगा जी? अगर कभी तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया तो हम तुम्हें कह देंगे ये सेना तुम इस्तेमाल कर लो। अटैक कौन करेगा? ये 3 ही थे ना, मैसूर, मराठे और हैदराबाद के निजाम। निजाम पे कोई क्यों अटैक करेगा? सबको पता है वो किसके दोस्त बने घूमते हैं? बीआईसी के। मैसूर का राजा मार दिया गया, मराठे कमजोर कर दिए, कानपुर में बैठा दिए बिठोर। अब कोई किसी पे अटैक नहीं करेगा, झूठी दिखावट करके, और पैसा ऐंठना, खाना था पैसा। और सहायक संधि के नाम पे सारे राज्य बेवकूफ बन गए, और इन्होंने इस तरह से करके इनको बेवकूफ बना के अपनी बड़ी फौज तैयार कर ली। और तो और इन राजाओं को कहा तुम किसी विदेशी ताकत से कॉन्टैक्ट नहीं करोगे, कहीं तुम फ्रांसीसियों के साथ बातचीत करो, अपनी कोई लोकल तुम सेना नहीं बनाओगे। यानी ना ये राजा अपनी पर्सनल सेना रख सकता, ना ये विदेशियों से कॉन्टैक्ट। इनके दरबार में एक अंग्रेज रोज बैठता था आके, अंग्रेज रेजिडेंट बोलते थे उसको, रेजिडेंट मतलब जो रहता है। तो एक अंग्रेज अधिकारी रोज इसके दरबार में बैठता, सारी बातें सुनता। ये कोई प्लानिंग कर ही नहीं सकता, क्योंकि राजा के दरबार में प्लानिंग होती थी ना, वहां हर टाइम ये बैठा रहता। थोड़ी सी गड़बड़ होती, बताया था कि गड़बड़ कर रहा है, ये सोच रहा है कि मैं इससे अलग हो जाऊं, तुरंत इसके ऊपर अटैक हो जाता। तो ये हमारा पैसा खा गए, अपनी सेना बना गए। ये किसके कारण हुआ ऐसा? ये वेलेस्ली था, बहुत चालाक आदमी। दरअसल किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, हमारी गलती थी रियलिटी में, हिस्ट्री सारी बताती है। अंग्रेज तो ऐसा सबके साथ कर सकते थे, चाइना ने तो ऐसा नहीं होने दिया। जब आप कमजोर है ना, तो विरोधी आपको हरा सकता है। अगर आप स्ट्रांग हैं, आप क्यों लड़े आपस में? मराठों को क्यों नहीं बुद्धि थी कि हम इकट्ठे होकर लड़े? मैसूर के राजा का साथ निजाम मराठों ने क्यों नहीं दिया? तो अंग्रेज घटिया नहीं थे, हर आदमी ऐसा ही करेगा। गलती उसकी जो बेवकूफ बना है, तो हमारी गलती है कि हम इनके सामने दबते चले गए। अंडरलाइन करो इसमें, लॉर्ड वेलेस्ली के काल में अंग्रेजों का प्रसार। पहला पॉइंट पढ़ना, भारत में ब्रिटिश शासन का दूसरा बड़ा प्रसार वेलेस्ली के काल में हुआ। पहला प्रसार किसके टाइम में हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग्स, बहुत बड़ा प्रसार। हेस्टिंग्स से कितनी गड़बड़ियां। फिर कौन था? वार के बाद कॉर्नवालिस, और अब ये तीसरा आ गया वेलेस्ली।
अगला पॉइंट पढ़ लो। इस समय तक अंग्रेजों की नीति थी कि अपने लाभों और साधनों की स्थिति को सुदृढ़ बनाया जाए। नए इलाके तभी जीते जाएं जब बड़े भारतीय शासकों को दुश्मन बनाए बिना सुरक्षा पूर्वक ऐसा कर सकना संभव हो। तुम्हें क्या लगता है इन्होंने सीधे औरंगजेब को चैलेंज किया था कभी? कभी? कितने चालाक थे। आप किसके टाइम में गए थे? जहांगीर के टाइम कभी बड़ा स्टेप नहीं लिया, ना शाहजहां ना औरंगजेब। 1757 से पहले इन्होंने जो लूटा ना वो छोटे राजा थे। 57 में इनको पता चला हो ये तो बहुत बेवकूफ हैं, 2 लड़ाइयां हमारा नुकसान करके गई हैं, एक नादिर शाह का आक्रमण और एक पानीपत की तीसरी लड़ाई, जिससे इनको पता चल गया कि आपस में ही लड़ते मरते हैं और अब इनके ऊपर कोई बड़ा राजा नहीं है। इसके बाद ये ताकतवर बने। नेक्स्ट टिक करना। वेलेज़ली ने जितने अधिक भारतीय राज्य संभव हो ब्रिटिश नियंत्रण में लाने का फैसला किया तो सारा भारत खा गए। अगला पढ़ लो। अपने राजनीतिक उद्देश्य पूरे करने के लिए अंडरलाइन करना, वेलेज़ली ने 3 उपाय अपनाए। सहायक संधि, इंग्लिश में सब्सिडियरी अलायंस, खुला युद्ध, सीधे युद्ध करेंगे, और पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों के इलाकों को हड़पने का। जैसे या तो सहायक संधि कर लो, अभी सामने कह दो कि हम तुम्हारा खर्चा उठाएंगे, नहीं मानोगे तो हम पुराने जो हमारी संधि है उसको हड़प लेंगे, और नहीं तो खुला युद्ध करो। युद्ध करने के लिए क्या चाहिए? बहुत बड़ी सेना। इनकी तो सेना फ्री में तैयार हो रही है और हर जगह जो कोई इनसे टक्कर लेगा तो इनकी तो 20 सेना आएंगी, बिना 1 रुपया खर्च किए इनके पास सेना है। और कोई कितना भी स्ट्रांग हो इनकी सेना से कैसे लड़ लेगा, क्योंकि इनके पास लाखों की सेना तैयार है। नेक्स्ट चेक करना। उसकी सहायक संधि प्रथा की नीति के अनुसार किसी सहयोगी भारतीय राज्य के शासक को ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी और उसके रखरखाव के लिए अनुदान या खर्चा देना पड़ता था। देखा कितनी चालाकी इनकी। नेक्स्ट चेक करना। कभी कभी कोई शासक वार्षिक अनुदान न देकर अपने राज्य का कोई भाग दे देता था तो कुछ राजा कहते भाई पैसा तो हम नहीं दे पाएंगे, आप एक काम करो, हमारे ये 5 जिले की सारी पैसा कर आपका। तो ऐसे करके इनके पास क्या इकट्ठा होता चला गया, भारत का भाग एक बड़ा हिस्सा इनका बन गया। तभी तो 2 भारत थे, एक ब्रिटिश शासक और एक देशी रियासत। कौन सा ब्रिटिश शासक था जो कि अंग्रेजों को हमने ही दे दिया कि हमसे पैसा ना दिया जाए, ये भाग आप ले लो। नेक्स्ट चेक करना। कभी कभी कोई शासक वार्षिक अनुदान न देकर अपने राज्य का कोई भाग देता था। आगे पढ़ो। सहायक संधि के अनुसार भारतीय शासक को अपने दरबार में, अंडरलाइन कर लो, एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ता था। अंग्रेजों की स्वीकृति के बिना किसी और यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रखना, और गवर्नर जनरल से सलाह किए बिना किसी दूसरे भारतीय शासक से कोई बातचीत नहीं करने का वादा। यानी ना तो तुम अड़ोसी पड़ोसी अपने भाई बंधुओं से बात करोगे, ना तुम विदेशी से किसी से कांटेक्ट करोगे, और हमारा हर टाइम रेजिडेंट रहेगा, जो तुम करोगे वो हमें पता चलेगा। तो नौकर बन के रह गए, कहने के राजा हैं बस ये। नेक्स्ट करना। वायदा करना पड़ता था जिसके बदले क्या बदला मिला, अंडरलाइन कर लो, अंग्रेज उस शासक की दुश्मनों से रक्षा करने का वचन देते। कौन दुश्मन थे हमारे? ये खुद दुश्मन थे, अपने लिए तो लड़ेंगे नहीं, और कह रहे तुम्हारे ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम आएंगे, ना कोई आना ना कोई जाना, सारा खर्चा हमारा खा के सेना अपनी बना ली। नेक्स्ट कर लो अगला पॉइंट। वास्तव में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करके कोई भारतीय राज्य अपनी स्वाधीनता, अपनी आत्मरक्षा, कूटनीतिक संबंध बनाने, विदेशी विशेषज्ञ रखने और पड़ोसियों के साथ आपसी झगड़े के अधिकार ही खो बैठता था। यानी अब वो कठपुतली बन गया जो किसके इशारे पे नाचेगी, वीआई जैसे कहेगी वो। नेक्स्ट कर लो। अंग्रेजों की दी हुई सहायक सेना का खर्च बहुत अधिक होता था जो राज्य की क्षमता से बाहर था। मनमाने ढंग से तय और बनावटी ढंग से बनाए जाने वाले इस अनुदान से उस राज्य की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न और जनता निर्धन। तो इन्होंने सबको गरीब कर दिया, क्या राजा क्या प्रजा, सबको खत्म कर दिया अपनी प्रथाओं से। नेक्स्ट पढ़ लो। सहायक संधि प्रथा के कारण सुरक्षा प्राप्त राज्य की सेनाएं भी भंग कर दी गई। क्या राजा अपनी लोकल आर्मी रख सकता था? ये आर्मी किसकी थी? अगर राजा किसी दिन सोचे बीआईसी पे अटैक करूं तो क्या राज्य की आर्मी उस पर अटैक करेगी? राजा के पास कोई आर्मी नहीं हो, तो नौकर है बस एक बीआईसी का। आगे पढ़ो। भंग कर दी गई जिसमें लाखों सैनिक और अधिकारी अपनी पैतृक जीविका से वंचित हो गए। देश में, अंडरलाइन रखना, बदहाली, गरीबी फैल गई। सुरक्षा प्राप्त राज्य के शासक अपनी जनता के हितों को अनदेखा और उनका दमन करने लग गए। नेक्स्ट भी टिक कर लो। सहायक संधि की प्रथा अंग्रेजों के लिए अत्यंत लाभदायक थी। क्या बड़ा फायदा था इनको? सेना बिना खर्चे के, सब डरपोक दब्बू, विदेशियों का डर खत्म, आपस का गठजोड़ खत्म, तो मेंटली फ्री हो गए, अब और पैसा ऐंठेंगे। ये टिक कर लो, क्योंकि अब वे भारतीय राज्यों के खर्चे पर एक बड़ी सेना रख सकते थे। खर्चा किसको करना है? हमें। अपने क्षेत्र से बहुत दूर लड़ाइयां लड़ सकते थे। क्यों? क्योंकि जहां जहां जाएंगे वहां कौन सी सेना मिलेगी? बीआईसी की सेना। तो ये बैठे हैं बंगाल में पर सेना इनकी हैदराबाद में है, बैठे हैं बंगाल में सेना दिल्ली में, तो पूरे देश में सेना फैली हुई है। ये टिक कर लो। बड़ी सेना रख सकते थे, बहुत दूर लड़ाइयां लड़ सकते थे, अपने सुरक्षा प्राप्त सहयोगी के रक्षा और विदेशी संबंधों के मामले में पूरा नियंत्रण रख सकते थे। तो जो भारतीय राज्य इनकी बात मानेगा उसका कमांड ये संभालेंगे। उसकी जमीन पर एक शक्तिशाली सेना रखते थे और जब भी चाहे उसे अयोग्य घोषित करके उसका शासन समाप्त कर उसके क्षेत्र को हड़प सकते थे। तो ये हमारा सारा नुकसान और इनका फायदा। नेक्स्ट करना। लॉर्ड वेलेज़ली ने 1798 और 1800 में हैदराबाद के निजाम के साथ सहायक संधियां की। ये हैदराबाद का निजाम पहले क्या गड़बड़ कर चुका? मराठों को जब उन्होंने अटैक किया तो इसको क्या लालच दिया? एक जिले के ऊपर ये दगाबाजी कर गया अपने लोगों से। अब देखो, हैदराबाद के निजाम के साथ सहायक संधि की, निजाम ने कंपनी को अपने राज्य का एक भाग दे दिया। तो क्या फायदा हुआ उस गुंटूर जिले का? क्या मिला इसको? इसके हाथ से तो गया भाग। नेक्स्ट करना। 1801 में अवध के नवाब, तुम्हें याद है अवध एक बार एंटी हुआ था बीआईसी के, कौन सा युद्ध था? बक्सर। अवध का नवाब 1764 में नहीं आया था, फिर इलाहाबाद की संधि की थी, इनसे 50 लाख रुपए, चुनार का किला। अब देखो, अब इसको हड़प लेंगे। अच्छा, उसके बाद देखो 1765 के बाद हमने कभी अवध के नवाब की आवाज नहीं सुनी, और इस पे भी इल्जाम लगाएंगे ये कि ये हमारी नहीं सुनता, झूठ मूठ में। अंडरलाइन कर लो। 1801 में अवध नवाब को सहायक संधि के लिए बाध्य किया। एक बड़ी सहायक सेना के बदले नवाब को अपना लगभग आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, जिसमें रुहेलखंड का इलाका, गंगा यमुना का दोआब। तो कमाई तो यहीं से होती है, सर अंग्रेजों ने ले लिया। उसकी अपनी सेना लगभग पूरी तरह भंग कर दी गई और अंग्रेजों को अधिकार मिल गया कि वे उसके राज्य के किसी भी भाग में अपनी सेना
सेना तैनात कर सके। किसको खत्म कर दिया? अवध को। नेक्स्ट करना, वेलेस्ली मैसूर, कर्नाटक और सूरत के साथ और ज्यादा सख्ती से पेश आया। ब्रिटिश सेना ने, अंडरलाइन रखो, 1799 में टीपू पर हमला किया और एक संक्षिप्त मगर भयानक युद्ध के बाद फ्रांसीसी सहायता पहुंचने से पहले ही उसे हरा दिया। सिर्फ हरा नहीं दिया, मार दिया। आगे से मैसूर का सब खत्म। नेक्स्ट करना, अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू 1799 को बहादुरों की मौत मरा। टीपू का लगभग आधा राज्य अंग्रेजों और उनके सहयोगी निजाम के बीच बांट दिया गया। तो देखो, टीपू का सारा हिस्सा खा गए, अवध खा गए, बंगाल खा गए, सारा भारत ये खाते चले गए। अंडरलाइन कर लो ये, टीपू का आधा राज्य अंग्रेजों और उसके सहयोगी निजाम के बीच बांट दिया गया और मैसूर राज्य का शेष भाग वाडियार। तुम्हें याद है मैसूर में पहले वाडियार को ही हरा के इसके पिता बने थे। कौन थे वो? हैदर अली। सब बहुत कच्चे से खिलाड़ी थे वाडियार, अच्छे नहीं थे ये, टिक कर लो। मैसूर राज्य का शेष भाग वाडियार राजाओं के वंशजों को सौंप दिया जिनसे हैदर अली ने राज्य छीना था। तो सोचो कितने कमजोर थे कि हैदर अली सेनापति, उससे पहले सैनिक था, वाडियार का खात्मा करके वो राजा बना, उसको उसके बेटे को मार के अब फिर राज्य प्रशासन उनके हाथ में। वो कमजोर है तो नौकर की तरह रहेंगे ही रहेंगे। नेक्स्ट पढ़ना, नए राजा से एक विशेष सहायक संधि, टिक कर लो ये, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवाकर मैसूर कंपनी पर पूरी तरह आश्रित बना दिया गया। तो अब मैसूर भी इन्होंने ऐंठ लिया, निजाम से भी हिस्सा ले लिया। इसके बाद एक पॉइंट छोड़ के दूसरा भी कोई ऐसा नहीं एग्जाम का, घर पढ़ लेना। अगला टिक करो। इसी तरह तंजावुर कर्नाटक का हिस्सा और सूरत राज्य भी हड़प लिए गए और उनके शासकों को पेंशन देकर किनारे कर दिया गया। तो साउथ तक पूरी पट्टी किसके हाथ में आ गई? बीआईसी। इलाहाबाद की संधि से क्या पहले ले रखा था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। और अभी धीरे धीरे पंजाब की तरफ बढ़ेंगे। कौन से सन में वो रणजीत सिंह जी मर जाएंगे? 1839 में। उससे पहले ये संधि कर लेंगे 1809 की और फिर 49 में पूरा भारत इनका होगा। अगला पॉइंट टिक कर लो। वेलेस्ली के समय मराठा साम्राज्य 5 बड़े सरदारों का एक महासंघ के रूप में था। अंडरलाइन करना, पूना के पेशवा, बड़ौदा के गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर का होलकर और नागपुर के भोंसले परिवार। पेशवा इसका नाम मात्र का प्रमुख था। सभी सरदार आपसी झगड़ों में मरकट रहे थे। जब पहले सालबाई की संधि की तो कौन दिमाग से फ्री हो गया? अंग्रेज। कि कितने साल हमारे ऊपर अटैक है? उन 20 सालों में अंग्रेजों ने तो पैसे कमाए, सेना बनाई, राज्य हड़पे, और इन्होंने क्या किया? ये आपस में लड़े और जो था ना वो भी गवा दिया। अंडरलाइन कर लो ये। पेशवा इस महासंघ का नाम मात्र का प्रमुख था। सभी सरदार आपसी झगड़ों में कटमर रहे थे और बढ़ते हुए विदेशियों के खतरे से बेखबर थे। इनको ज्ञान ही नहीं था कि जब हम लड़ मर रहे हैं तब ये सारा साउथ और सब कुछ हड़प गए। नेक्स्ट पॉइंट में लास्ट लाइन में टिक करना, बस बसाई में एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद ये छोटी छोटी चीजें नहीं पूछेंगे। लास्ट पॉइंट टिक करना, मुगल सम्राट एक बार फिर कंपनी का पेंशन याफ्ता हो गया। कुछ उम्मीद किससे थी हम लोगों को? मराठों से, लेकिन मराठों के आपसी झगड़े ने बता दिया कि ये काबिल नहीं है। अगले पेज पर आ जाओ। पहला पॉइंट टिक करना, अब उड़ीसा के समुद्र तट पर गंगा यमुना के दोआब पर अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार हो गया और पेशवा उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह गया। इसके बाद सेम चीजें नीचे हैं, बिल्कुल यही चीजें। अभी हेस्टिंग्स छोड़ दो, ये वॉरेन नहीं है, दूसरा हेस्टिंग्स है। इसके नीचे आ जाओ, ब्रिटिश शासन का सुदृढ़ीकरण कैसे ताकतवर बना। पहला पॉइंट टिक करना इसी पेज पर नीचे। अंग्रेजों द्वारा 1818 से 1857 तक के काल में भारत को जीता गया। 18 में कौन सी संधि 19 में खत्म कर दी थी इन्होंने? मराठे। यानी अब मैसूर इनके पास है, मराठा इनके पास है, निजाम इनके पास। तो अगले सालों में पूरा भारत खा जाएंगे। अगला पॉइंट टिक करो, सिंध और पंजाब भी जीत लिए गए और अवध, मध्य प्रांत मतलब मध्य प्रदेश, बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों का अधिग्रहण कर लिया जिनकी कहानी तुम पढ़ रहे थे। अगले पेज पर आओ। सिंध की विजय। सिंध जीतना क्यों जरूरी था अंग्रेजों के लिए? सिंध किसके पास है आज? पाकिस्तान। आपके देश का, इसको देखो बोर्ड पे, अगर मैथ समझ आ गया सब समझ आ जाएगा। ये सारा हिस्सा किसने हड़प लिया? बीआईसी। अब बीआईसी को डर है अगर मेरे ऊपर अटैक हुआ तो यहां से होगा, यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनको भी कंट्रोल में करना पड़ेगा। महाराजा रणजीत सिंह पाकिस्तान के आसपास ही तो थे, खैरात तक के। तो जैसे ही वो मरते हैं इनके दिमाग में आता है कि क्यों ना हम इस हिस्से पर भी कब्जा कर ले। अगर ये हिस्सा हड़प लिया तो विदेशियों के आने का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। फिर इस पूरे भारत में कोई लायक राजा है नहीं, आराम से यहाँ लूटेंगे भारत को, यहाँ का धन विदेश भेजेंगे, हमें कोई कुछ कह नहीं पाएगा। सच्चाई भी थी। इनको यहाँ से डर था रूस का। उस टाइम रूस एक ताकतवर देश था और रूस हो सकता है भारत की अमीरी को देख के इनको खत्म करते हुए भारत को अपने कब्जे में लेने का प्लान बना ले। डर तो था इनके मन में, इसलिए देखो क्या करते हैं। कौन से पेज पर हैं हम? 43 पर, ठीक है। सिंध की विजय पढ़नी है ना? हाँ, पहला पॉइंट देखो इसमें, यूरोप और एशिया में अंग्रेजों और रूसियों की शत्रुता के कारण अंग्रेजों को अफगानिस्तान या फारस के रास्ते रूसी आक्रमण का भय था। जैसे पहले फ्रांसीसियों से थोड़ा डरते थे ना, अब वो डर खत्म हो गया था। अब किससे डर रहे हैं ये? रूस से, क्योंकि वो भी ताकतवर देश है। आगे पढ़ो। रूस को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने, अंडरलाइन कर लो, अफगानिस्तान और फारस में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए सिंध पर आक्रमण करने का निश्चय किया और सिंध नदी के व्यापारिक उपभोग की संभावनाएं भी इसका कारण थी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना, 1832 की एक संधि के द्वारा, सिर्फ पढ़ेंगे, सिंध की सड़कों और नदियों को ब्रिटिश व्यापार के लिए खोल दिया गया और सिंध के अमीर कहलाने वाले सरदारों ने 1839 में, अंडरलाइन करो उसको, एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर कराए गए। 1839 क्यों इंपॉर्टेंट है? महाराजा रणजीत सिंह जी मर जाएंगे, उनके मरते ही फिर इनकी हिम्मत बढ़ जाएगी। अगले पॉइंट की तीसरी लाइन पढ़ना। एक अंग्रेज क्या लिखता है? हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई हक नहीं है, खुद कह रहा है, फिर भी हम ऐसा करेंगे और ये बदमाशी का एक बहुत ही लाभदायक, उपयोगी और मानवीय उदाहरण होगा। अपनी डायरी में लिखता है कि हमारा हक तो नहीं है लेकिन हम ऐसा करेंगे। नेक्स्ट पढ़ना, पंजाब की विजय। जून 1839 में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता फैल गई और अनेक सरकारें बनी और बिगड़ी। नेक्स्ट पॉइंट भी काम का। इसके बाद अंग्रेज सतलुज पार सिंध को, सतलुज पार मतलब पंजाब, ये कौन सा? पाकिस्तान का,
पंजाब को जीतने की इच्छा के चलते 1809 में रणजीत सिंह के साथ स्थायी मित्रता की संधि का उल्लंघन किया। कौन सी संधि थी? अमृतसर, जिसमें क्या कहा था इन्होंने कि सतलुज के इस तरफ हमारा और सतलुज के उस तरफ आपका, हम कभी नहीं आएंगे। मरते ही भूल गए उस बात को। नेक्स्ट करना, इसके बाद अंग्रेज सतलुज पार पंजाब को जीतने की इच्छा के चलते 1809, ये तो पढ़ लिया ना, रणजीत सिंह के साथ संधि का उल्लंघन किया। इसके बाद सारी छुटपुट कहानी है, पेपर में नहीं आएगी, छोटे राजाओं के नाम हैं। अगले पेज पर आ जाओ, पहला पॉइंट टिक कर लो। पुनः पंजाब की निर्णायक हार हुई। अब पंजाब हारा और अवसर का लाभ उठाकर लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को हड़प लिया। किस सन में? संधि कब की थी? 1809 में। और क्या कहा था कि आपकी तरफ हम आएंगे नहीं, आप पंजाब के उस तरफ हिस्से में बेशक बैठे रहो। लेकिन जैसे ही रणजीत सिंह जी मरे, इनको लगा रणजीत सिंह मर गया, अब वहां से कौन आ जाएगा? रूसी, और रूसी आ गया तो मेरे सामने वो भारी पड़ेंगे। इसने उस इलाके को जीतने के लिए कौन सी संधि तोड़ दी? अमृतसर की संधि, और 1849 में पंजाब को हड़प गए। इसके बाद चलो लास्ट पढ़ लेते हैं, डलहौजी और सहायक, बाकी कल पढ़ लेंगे बीच का हिस्सा। बस ये आपको आती है, दो पॉइंट है लास्ट के, फटाफट देखो। अक्टूबर में पेपर है ना तुम लोगों का, लड़कों का एग्जाम है अक्टूबर में, और लड़कियों का भी मेरे ख्याल नवंबर समर में बहुत सारे एग्जाम्स हैं एसएससी के। आज का लास्ट पढ़ लो, दो पॉइंट है, कुछ नहीं है। डलहौजी की अधिग्रहण की नीति फटाफट से पढ़ो। डलहौजी 1848 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। शुरू में अधिकतम संभव क्षेत्र पर ब्रिटिश शासन स्थापित करने को आमादा था। नेक्स्ट पॉइंट बहुत काम का, राज्य विलय का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सहारा। तीसरी लाइन टिक कर लो, अगर किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी, स्वाभाविक सिर्फ अपना बेटा, के मर जाए तो उसका राज्य उसके दत्तक उत्तराधिकारी जो गोद लिया है को नहीं सौंपा जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट टिक कर लो। अगला पॉइंट टिक करना, 1848 में सतारा, सबसे पहले हड़पा था ना इसने, ये सतारा। और 1854 में नागपुर, झांसी समेत अनेक राज्यों का, तो सबसे पहले हड़प में कौन आया? सतारा। नेक्स्ट टिक करना, डलहौजी ने अनेक भूतपूर्व शासकों के अधिकारों को मान्यता देने और उन्हें पेंशन देने से भी इनकार कर दिया। पहले ये क्या करते थे? इनको हरा के इनकी पेंशन बांधते थे। ये बोला किस बात की पेंशन नहीं देते। नेक्स्ट टिक करना, डलहौजी ने भूतपूर्व पेशवा बाजीराव द्वितीय, जिसे बिठूर का राजा बना दिया गया था, के दत्तक पुत्र नाना साहब को पेंशन देने से मना कर दिया। किसने हराए थे ये सब? आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरे में हारे थे ना 1819। कौन सी संधि? पुणे की। क्या बोले? कहां जाके बैठ जाओ? बिठूर में। घर बैठे को पैसे देंगे, यहां मत आना। अब ये क्या बोला? किस बात के पैसे नहीं देते? नाना साहब को पैसे नहीं दिए, तभी तो झांसी की रानी के साथ नाना साहब 57 की क्रांति में कूदेंगे। नेक्स्ट करना, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप। ये कब से इनकी चाकरी कर रहा है? कब से चुप बैठा है ये? 1765 से नहीं बोला, पहले बोले सहायक संधि का, चुपचाप कर ली सहायक संधि, सब बात इनकी मानी, फिर भी क्या बोले? कुशासन ढंग से नहीं कर रहा। ये बहुत बड़ा पूरे भारत को झटका था कि अरे ये तो एक एक बात तुमसे पूछ के करता है, तुम कह रहे हो कुशासन करता है। अंडरलाइन कर लो ये। नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर राज्य को हड़प लिया। और लास्ट पढ़ते हैं सहायक संधि। पहला पॉइंट, सहायक संधि को भारत में सबसे पहले प्रयोग करने का श्रेय फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को है, लेकिन फेमस किसने बनाई है? अंग्रेजों ने। डुप्ले यार बहुत इंटेलिजेंट आदमी था और वो लड़ता था, वो हक मांगता था, लेकिन उसकी सरकारी कंपनी थी। नेक्स्ट करना, इसमें देशी राज्यों पर अपनी पकड़ मजबूत कराने के लिए ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने इसे व्यापक रूप से प्रयुक्त किया। इसके बाद हाँ, डलहौजी ने यूज किया, लिखा देखो यहाँ लिख लो, लिखो संधि दी थी वेलेजली ने, यूज की है डलहौजी। डलहौजी एक्चुअली क्या था? दोनों संधियों को बढ़िया तरीके से यूज कर गया। सहायक संधि के पास लिख लो, देन है वेलेजली की, लॉर्ड वेलेजली। वारकरन वे थे ना, वे वेलेजली उसकी। डलहौजी कब आया था? तो वही तो समय आ गया, 1850 से आगे बढ़ गए ना। अब 56-54 में बैठ के ट्रेन चल गई, वो वाला टाइम है ये। फटाफट से चेक कर लो इसमें डलहौजी ने से। अच्छा ये 1805 ही थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, इसको काट दो, इसको मैं ठीक करा दूंगी कल। पहले आज बस मेन पॉइंट टिक कर लो। संधि करने वाला शासक अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी यूरोपीय या अमेरिकी को न तो नौकरी पर रख सकता, न ही कंपनी के शत्रुओं को राज्य में बुला सकता। नेक्स्ट करना, कंपनी की ओर से ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति। नेक्स्ट, विदेशी मामलों पर कंपनी का नियंत्रण। और लास्ट, कंपनी संधि करने वाले राज्य की रक्षा और आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करने का वायदा। इसमें दो गलत दिए सन, कल दोनों ठीक करा दूंगी, ये भी और एक और भी। एक पॉइंट और बीच का भी तो रह गया, कल पढ़ा दूंगी उसको और उसको कंप्लीट।